मैम, क्या हम 10 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? क्या हम एक 90 इयर्स ओल्ड मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? क्या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है? हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक असेंशियल एंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के साथ एंटर किया जा सकता है, यानी हु आर द कॉम्पिटेंट पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों, लॉ में सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर शब्दों में लिख दिया है कि लॉ के नजर में सिर्फ 3 पार्टीज ही कॉम्पिटेंट है, यानी केपेबल है टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। So let's understand today's question on competence of parties under contract. Again, जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए तो सबसे पहले सेक्शन का रेफरेंस देके आंसर शुरू करेंगे, सो दैट एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे बन जाएगा। तो बच्चों, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात की जाए तो पार्टीज को 3 क्वालिफिकेशन पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। नंबर 1, पार्टीज मेजर होना चाहिए, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए पार्टीज शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। नंबर 2, जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उस पार्टी को सही और गलत की समझ होनी चाहिए, यानी पार्टीज शुड हैव साउंड माइंड। एंड नंबर 3, अगर लॉ ने किसी पर्सन को स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो उस पर्सन के साथ आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, लॉ के हिसाब से कॉम्पिटेंट पार्टी वो है, नंबर 1 जो मेजर होनी चाहिए, नंबर 2 जो साउंड माइंड की होनी चाहिए, एंड नंबर 3 जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, सेक्शन 11 से ही हमें यह समझ आता है कि लॉ के अकॉर्डिंग आप एक माइनर, एक पागल इंसान यानी अनसाउंड माइंड पर्सन, एंड तीसरा पर्सन जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जैसे प्रिजनर्स, एलियन, एनिमी, ये पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है एंड इनके साथ किया हुआ अग्रीमेंट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। चलिए सबसे पहले माइनर्स अग्रीमेंट की बात करते हैं। अभी एक ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर के लिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सो माइनर्स अग्रीमेंट को केयरफुली समझना है। अब सबसे पहला सवाल कि ये माइनर कौन है? तो बच्चों, माइनर एक ऐसा पर्सन है हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। लॉ माइनर को इनकॉम्पिटेंट पार्टी समझता है, इसलिए माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है, व्हिच मींस इट इज रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही गलत है। चलिए माइनर्स अग्रीमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सीन 1, अब मान लो एक माइनर मेरे पास आया लोन लेने फॉर एन अमाउंट ऑफ 20,000। दिखने में तो वो माइनर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मैंने पूछा कि क्या तुम माइनर तो नहीं, बट उसने ड्राइविंग लाइसेंस बताकर कहा कि मैं मेजर हूँ। अब मैंने लोन दे दिया एंड एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया, जहाँ उस माइनर ने 6 मंथ्स के अंदर पे करने का प्रॉमिस किया। अब 6 महीने के बाद मैं उससे पैसे मांगने जाती हूँ एंड ही डजंट हैव द मनी। अब आप बताओ, can I take an action against him basis the loan agreement and also that I did not know the fact that he was a minor? अगर मुझे पता होता कि वो माइनर है तो मैं उसे लोन कतई नहीं देती। क्या मेरा डिफेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। माइनर के साथ किया हर अग्रीमेंट, भले उसने झूठ बोल के आपके साथ पैसे लिए हो, भले उसने वो अग्रीमेंट भी साइन किया हो, तब भी क्योंकि वो माइनर है वो अग्रीमेंट होगा वॉइड एंड आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। अब सीन 2, माइनर को मैंने 20,000 का लोन दिया 6 महीने के पीरियड के लिए। अब इस 6 महीने के पीरियड के दौरान उस माइनर का हैप्पी बर्थडे आ गया एंड ही टर्न्ड मेजर। 6 महीने के बाद आई गो टू हिम टू आस्क फॉर माई मनी एंड ही डजंट हैव। नाउ दैट ही इज मेजर, कैन आई फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम? द आंसर इज नो, बिकॉज माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही गलत। तो वक्त के साथ गलत चीजें सही नहीं हो जाती, यानी उसके माइनॉरिटी के टाइम एंटर किया गया अग्रीमेंट उसके मेजर होने के बाद में भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता। यह केस मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के लैंडमार्क केस में हुआ था। सो बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉ माइनर के साथ किए अग्रीमेंट के लिए और क्या लीगल प्रोविजंस बताता है। पॉइंट नंबर 1, माइनर लॉ के हिसाब से एक इनकॉम्पिटेंट पार्टी है जिसके साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जा सकता, और अगर फिर भी आपने एक माइनर के साथ अग्रीमेंट एंटर किया तो लॉ कहता है वो अग्रीमेंट होगा वॉइड, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में वो अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल, यानी आप माइनर के अगेंस्ट में कोर्ट में नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट के लिए कोई भी सूट बिल्कुल फाइल नहीं कर सकते।
पॉइंट नंबर 2, माइनर अग्रीमेंट के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं मांग सकते हो। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बिल्डर ने मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट दिखाया 4th फ्लोर पे, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। अब उस फ्लैट की कीमत थोड़ी ज्यादा थी, बट मैंने टोकन मनी देकर वो फ्लैट उसी वक्त बुक कर दिया। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, आई विल पे द पेंडिंग अमाउंट एंड टेक द पोजेशन। अब 1 साल के बाद जब बिल्डिंग पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गई, आई वेंट टू द बिल्डर कि सर जी मेरा बैलेंस पेमेंट ले लो एंड वो 4th फ्लोर का फ्लैट का पोजेशन मुझे दे दो। अब यहाँ वो बिल्डर कहता है कि मैम उससे अच्छा फ्लैट 13th फ्लोर का है, साइज में भी बड़ा है और आपको इससे भी कम दाम में मैं आपको दे दूंगा। आई सेड नो नो नो, मुझे वो 4th फ्लोर वाला ही फ्लैट अच्छा लगा है और मुझे वही चाहिए। देन ही से सॉरी मैम, वो तो कोई और खरीद गया। I said ऐसे कैसे? I paid the money, there was an agreement between us, how can you sell it to someone else? अब वो बिल्डर मुझे इंसिस्ट कर रहा है to take back my token money. इनफैक्ट वो मुझे कहता है कि मैं कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए भी रेडी हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए। I go to the court and file an action against him for specific performance, जहाँ मुझे वो टोकन मनी नहीं, कॉम्पेंसेशन भी नहीं, बल्कि जो उसने प्रॉमिस किया था 4th फ्लोर का फ्लैट देने के लिए, मुझे वो ही परफॉर्मेंस चाहिए। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब माइनर्स अग्रीमेंट पे आते हैं, तो लॉ कहता है अगर माइनर ने किसी चीज का प्रॉमिस किया भी था तो भी आप उसके अगेंस्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, माइनर के अग्रीमेंट को रैटिफाई भी नहीं किया जा सकता। नाउ व्हाट इज रैटिफिकेशन? इट मीन्स टू एक्सेप्ट लेटर। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं रैटिफिकेशन क्या होता है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए गुड डे बिस्किट का पैकेट भी ला दो प्लीज। अब बिस्किट मुझे खानी है, बट आप मेरे लिए काम कर रहे हो। यहाँ आप बन गए हो मेरे एजेंट एंड मैं आपकी प्रिंसिपल। अब यहाँ हम दोनों के बीच बन गया है एजेंट एंड प्रिंसिपल का एजेंसी वाला रिलेशन। अब आप बिस्किट का पैकेट लेकर आते हो तो मुझे भी उस बिस्किट के पैकेट को एक्सेप्ट करके आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। अब वही एक दिन मैंने आपसे कहा भी नहीं, बट आप अपनी मर्जी से मेरे लिए एक बिस्किट का पैकेट लाते हो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रिजेक्ट कर दूं ये कह के कि मैंने थोड़ी लाने के लिए कहा था आपसे, या फिर एक्सेप्ट कर लूं कि चलो इतना सोच कर लाए हो तो ले ही लेती हूं। अब बच्चों, जो चीज मैंने आपको नहीं कही थी करने, बट अगर आप फिर भी करते हो और मैं एक्सेप्ट करती हूं, तो इससे कहेंगे कि मैंने रैटिफाई किया। अब आते हैं माइनर्स अग्रीमेंट पे, जहां माइनॉरिटी के टाइम एंटर किए गए अग्रीमेंट को माइनर खुद मेजर होने के बाद उस अग्रीमेंट को रैटिफाई यानी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अग्रीमेंट हमेशा वॉइड ही रहेगा। पॉइंट नंबर 4, माइनर पे लॉ ऑफ एस्टोपेल भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब लॉ ऑफ एस्टोपेल मीन्स टू स्टॉप, मतलब कि एक पर्सन पहले हाँ बोल के अब ना नहीं बोल सकता, या पहले ना बोल के अब हाँ नहीं बोल सकता। लॉ ऑफ एस्टोपेल का इस्तेमाल कोर्ट में एविडेंस के टाइम विटनेस पे किया जाता है। यहाँ विटनेस ने एक बार ये कह दिया कि हाँ मैंने खून होते हुए देखा है, अब वो अगली गवाही पे अपना बयान बदल नहीं सकता ये बोल के कि मैंने खून होते हुए नहीं देखा। लॉ ऑफ एस्टोपेल बीच में आ जाएगा, विच विल स्टॉप यू टू डिनाई फ्रॉम व्हाट यू अर्लियर स्टेटेड। अब माइनर अग्रीमेंट की बात करें कि मान लो माइनर ने मुझसे झूठ बोला कि वो मेजर है एंड उसके स्टेटमेंट पे मैंने उसे लोन दे दिया। अब कल अगर वो कहता है कि वो तो माइनर था, तो क्या लॉ ऑफ एस्टोपेल से उसे स्टॉप किया जाएगा अपने स्टेटमेंट को बदलने से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनर पे लॉ ऑफ एस्टोपेल एप्लीकेबल नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, अब माइनर तो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी ने माइनर की गारंटी या श्योरिटी दी है तो आप उस माइनर के गारंटर या श्योरिटी को लाइबल ठहरा सकते हो और उसके अगेंस्ट में एक्शन भी फाइल कर सकते हो फॉर लोन और मनी गिवन टू माइनर। इसलिए हमेशा एक गारंटर या श्योरिटी बनने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आप गारंटर एंड श्योरिटी बन के खुद अपनी ही लाइबिलिटी खड़ी कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6, अब इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब आपकी लाइबिलिटीज आपके असेट से ज्यादा हो गई हो तो। अब जब माइनर की कोई लाइबिलिटीज ही नहीं है तो माइनर इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ चीजें जो माइनर लॉफुली एंटर कर सकता है, जैसे पॉइंट नंबर 1, माइनर एक अग्रीमेंट में प्रॉमिसी या ट्रांसफरी बन सकता है, यानी अगर कुछ बेनिफिट रिसीव होना है या प्रॉपर्टी माइनर के नाम पे ट्रांसफर करनी है तो माइनर उस अग्रीमेंट का पार्टी बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ एजेंसी के अंडर माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बिकॉज एजेंट के हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल इज लाइबल, इसलिए एजेंट बन के भी माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स के कंसेंट से माइनर पार्टनर बन सकता है, बट हाँ
पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग में माइनर होगा, बट अगर लॉस है तो माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉसेस इन द पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर 4, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में माइनर तो लाइबल नहीं, बट हाँ माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल जरूर हो सकती है। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय अनसाउंड माइंड पर्सन। अब बच्चों, पागल, बेवकूफ, ये वर्ड्स को हम कितने लूजली यूज करते हैं। सेक्शन 12 क्लियरली समझाता है कि अनसाउंड माइंड मतलब एक ऐसा पर्सन हु इज इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, या जिसको सही और गलत की पहचान नहीं है, या जो पर्सन खुद रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, या वो पर्सन जो अपने रियल होश आवाज में नहीं हो। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट मतलब जो पर्सन डिसलेक्सिक है या मेंटली डिसेबल्ड है या जिसे सही गलत नहीं समझता। और टेम्पररी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो कभी भी हो सकता है, जैसे अ पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। अब उस नशे की हालत में ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उस वक्त उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट समझने की पोजीशन में वो बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ, अगले दिन ही विल अगेन बी नॉर्मल। यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड अगेन। Similarly, a person suffering from high fever or epilepsy यानी मिर्गी के अटैक के दौरान he is of unsound mind, अब उस वक्त उनके साथ कोई एग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते, लेकिन जब वो अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाए then you can enter into a contract with them and it will be a valid contract. The next concept is, क्या आप एक पर्दा नशीन लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? अब पर्दा नशीन लेडी वो औरत है जो अनएजुकेटेड है एंड समाज और रीति रिवाजों के हिसाब से ज्यादा बाहर आना जाना अलाउड नहीं है। अब ऐसी लेडीज को दुनिया और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या ही पता होगा, उन्हें क्या पता दुनिया में क्या सही चल रहा है और क्या गलत। इसलिए ऐसी पर्दा नशीन लेडी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड each terms of the contract and that they should have understood each terms of contract. Only then a valid contract can be created with the पर्दा नशीन लेडी। नेक्स्ट, क्या आप एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? यस, बिल्कुल, कंपनीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, बट याद रखिए कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त 2 लिमिटेशंस होती है। नंबर 1, नेचुरल लिमिटेशन, यानी क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है इट कैनॉट साइन ऑन इट्स ओन, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एंड नंबर 2 इज द लीगल लिमिटेशन, यानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले यू शुड ऑलवेज प्री चेक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी टू अंडरस्टैंड इफ द कंपनी हैज द पावर टू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट्स। And now the last point, whether a contract can be entered with an insolvent person? No, because insolvent person are incompetent to enter into contract by law. हाँ, जब उनका इंसॉल्वेंसी निकल जाए तब आप उनके साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। सो बच्चों, इन अ नटशेल, माइनर, unsound mind person, insolvent person, person disqualified by law are incompetent parties to enter into contract. I hope आपको ये concept clear हुआ होगा. Do let me know in the comments if you have any doubts pertaining to this. Also, if you want notes on Indian Contract Act, do join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Till then, thank you everyone. Bye-bye.